अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे जी। चैप्टर 2 है जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी। इस चैप्टर का नाम है। इसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी, कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी, टर्म एंड कंडीशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स जो है उसके, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर्स। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है जी, पावर एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी, प्रोसीडिंग ऑफ फूड अथॉरिटी, कैटेगराइजेशन ऑफ प्रीमिसेस, साइंटिफिक पैनल, पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ ऑफिसर, पावर ऑफ डीजी, अदर इम्प्लाइज जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी में आ जाएंगी। तो चैप्टर 2 जो है उसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इस चैप्टर की हेडिंग है जी, क्या है जी, चैप्टर का नाम क्या है जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी। क्या लिखा है जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी, द गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एस्टेब्लिश द पंजाब फूड अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। क्या कह रहा है जी, जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के जरिए पंजाब फूड अथॉरिटी को जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है। इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है जी, द फूड अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ इंडिविजुअल सेक्शन एंड अ कॉमन सील विद द पावर टू एंटर इनटू। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है जी, इसमें वो कह रहा है जी, जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से जो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, वो भी किसी के ऊपर मुकदमा चला सकती है जी। आगे इसको मजीद जो है वो डिस्क्राइब किया गया है जी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी की कंपोजिशन क्या है, ठीक है जी, उसमें कौन कौन से जो मेंबर हैं वो होंगे। दी पंजाब फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड दी फॉलोइंग मेंबर्स। एक चेयरपर्सन और नीचे फॉलोइंग मेंबर, ये सारे के सारे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कितने सेक्रेटरी हैं जी इसमें, सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट 1 2 3 4 5, 5 सेक्रेटरी हैं जी। कौन कौन सा, पहला सेक्रेटरी कौन सा, सेक्रेटरी गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट का, दूसरा सेक्रेटरी है जी हेल्थ डिपार्टमेंट का, तीसरा सेक्रेटरी है जी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, चौथा जो है वो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट का। अच्छा, चौथा है जी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। पहले बता दिया आप लोगों को 5 सेक्रेटरी होते हैं जी, एक चेयरपर्सन, 5 सेक्रेटरी। आगे 3 मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब। पंजाब असेंबली के 3 मेंबर होंगे, उसमें से एक जो फीमेल मेंबर है वो जरूरी होना चाहिए, ठीक है जी। 2 फूड टेक्नोलॉजिस्ट होने चाहिए, एटलीस्ट 1 जो वो फीमेल फूड साइंटिस्ट भी होनी चाहिए उसमें। 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, 1 रिप्रेजेंटेटिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स का होना चाहिए, 1 रिप्रेजेंटेटिव जो है फूड इंडस्ट्री का होना चाहिए, 1 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फूड ऑपरेटर्स होने चाहिए जो FBO हैं, और 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर के 2 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए इस जो है ना अथॉरिटी में। कंपोजिशन में जो मेंबर है उसके, उसमें भी एक फीमेल जो मेंबर है वो जरूरी है जी। 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 फीमेल कंज्यूमर। तो 2 जो है वो कंज्यूमर के भी रिप्रेजेंटेटिव इस में होने चाहिए जी। नेक्स्ट क्या है जी, द गवर्नमेंट शेल वाइल अपॉइंटिंग मेंबर ऑफ वेंचर इन क्लॉज 1 एंड जी ऑफ द सबसेक्शन 1 अपॉइंट एटलीस्ट 1 फीमेल। अच्छा, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है जी 1 जो फीमेल मेंबर है ना वो लाजमी आपने रखना है, चाहे वो 7-8 ये जो मेंबर से जो पैनल था उसमें हर एक पैनल में कह रहा है जी एक जो है फीमेल मेंबर लाजमी होना चाहिए। द गवर्नमेंट शैल इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर अपॉइंट अ पर्सन हु पोसेसेस द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज चेयरपर्सन। गवर्नमेंट जो है वो ऐसे बंदे को चेयरपर्सन लगा सकती है जो शरायत हैं जो चेयरपर्सन की, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता हो, उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो, उसकी जो एक्सपीरियंस है उसको मीट करता हो, तो उसको वो चेयरपर्सन लगा सकती है जी। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी, द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी कंसिस्टिंग। हाँ, कहता है जो नीचे दी गई कमेटी है, अगर ये कमेटी चाहे तो कोई नॉन ऑफिशियल बंदा जो है, ठीक है, उसको भी कमेटी जो मेंबर है उसमें ऐड कर सकती है जी। वो कौन से हैं जी, कमेटी कौन सी है, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जो कन्वेनर होगा, जो मीटिंग को कॉल करेगा, ठीक है, एक वो होना चाहिए उसमें। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, और DG होना चाहिए निफ्सेट का, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो 4-5 लोग हैं ये बैठेंगे जी, ये किसी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर को क्या है जी मेंबर बना सकते हैं उस कमेटी का जी। द फूड अथॉरिटी में विद द प्रीवियर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट को अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज अ मेंबर। फिर सुन लो, दी फूड अथॉरिटी में विद प्रीवियर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद, पहले अप्रूवल लेनी है, उसके बाद वो कहता है किसी भी दूसरे पर्सन को वो मेंबर बना सकती है, को अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज अ मेंबर के तौर के ऊपर। 5 चेयरपर्सन एज द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होता है, जो उस
ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होता, अदर ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसको एज अ एडवाइजर, एज अ काउंसिल का मेंबर, एज अ कमेटी का मेंबर, उससे जो एडवाइस वगैरह लेने के लिए उसको रखा जाता है जी। ये हो गया एक्स ऑफिशियल मेंबर शेल बी अपॉइंटेड इन सच मैनर एज टू इंश्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है जी। जेंडर बैलेंस एंड इक्विटेबल जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन दी प्रोविंस, यानी जो मेल और फीमेल की जो है वो नुमाइंदगी, वो भी कहता है उस कानून के मुताबिक होनी चाहिए। नंबर एक चीज। नंबर दो कहता है एक्स ऑफिशियल मेंबर को इसलिए रखा जाता है ताकि जो है वो हायर जो स्टैंडर्ड है उसको मीट किया जा सके जी। डिपार्टमेंट जो है वो उसको अच्छे तरीके से अच्छी एक्सपीरियंस बंदों की एडवाइस से चलाया जा सके। नंबर 6 है जी, अ मीटिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी हेल्ड इन द मैनर प्रोवाइड बाय द रेगुलेशन एंड अंटिल सो प्रोवाइड एज मे बी डिटरमाइंड बाय द फूड अथॉरिटी। नंबर 7, द सेक्रेटरी ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन कॉल अ मीटिंग ऑफ, हाँ ठीक है जी, फूड अथॉरिटी का जो सेक्रेटरी है वो जो है वो मीटिंग को वो कॉल कर सकता है जी। द फूड अथॉरिटी शैल मीट एटलीस्ट, हाँ एक साल में वो 3 दफा जो है वो मिले ही मिलेगी लाजमी। द चेयरपर्सन एंड हिज एब्सेंस एनी अदर मेंबर इलेक्टेड बाय द अदर मेंबर्स प्रेजेंट इन एट अ मीटिंग शैल प्रिजाइड अ मीटिंग, हाँ कहता है अगर चेयरपर्सन नहीं है तो दूसरे मेंबर जो है जिसको अपॉइंट किया जाता है, जिसको दूसरे मेंबर जिसके ऊपर इतफाक करते हैं, वो भी जो है वो कमेटी जो है उसको मीटिंग को कॉल कर सकता है। द फूड अथॉरिटी शैल मीट एट लीस्ट थ्राइस ईयर, ठीक हो गया। द चेयरपर्सन इन हिज एब्सेंट एनी अदर मेंबर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन एट अ मीटिंग शैल प्रिसाइड एट मीटिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी, ये भी हो गया। द कोरम फॉर अ मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, द फ्रैक्शन बीइंग काउंटेड एज 1। क्या कोरम क्या होता है जी? वो मिनिमम मेंबर्स होते हैं जो किसी भी कमेटी किसी भी मीटिंग को कॉल करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है जी। कहते हैं जो कोरम है वो बुलाया जा सकता है। द कोरम फॉर अ मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, टोटल मेंबर का 1/3 होगा जी। जैसे 100 है तो उसका क्या होगा 1/3 33%। द फ्रैक्शन बीइंग काउंटेड एज 1, तो इसको इस फ्रैक्शन को एक काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या जी, जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्या क्या है जी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ द 3 years एंड शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, लेकिन 2 दफा आगे नेक्स्ट आएगा कि कहते हैं चेयरपर्सन को हम लोग जो है वो 3 साल का उसका दौरानी होगा, उससे ज्यादा के लिए उसको नहीं अपॉइंट कर सकते, और पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसको 2 दफा ही अपॉइंट किया जा सकता है जी। A person shall not be appointed as a chairperson or a member other than ex officio member for more than 2 terms, 2 टर्म से ज्यादा उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, चाहे वो कंसेक्टिव उसको दे दी जाए चाहे वो सेपरेट हो। नंबर 3, the government shall prescribe the salary and allowances payable to and the other terms and condition of the service of the चेयरपर्सन। गवर्नमेंट जो है वो उसकी सैलरी वगैरह या उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो डिसाइड गवर्नमेंट करेगी जी। द चेयरपर्सन आर मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय सर्विंग 1 month नोटिस इन राइटिंग टू द गवर्नमेंट। कहते हैं 1 month पीरियड नोटिस दे के वो जो है वो रिजाइन कर सकता है। ये उसका रिजाइनिंग का तरीकाकार है जी, रिजाइन का। ये होगी जी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। आगे क्या है जी, अगर उससे कुछ मिस हैंडलिंग हो जाते हैं या उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस होते हैं तो वो उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है चेयरपर्सन को उसके ओहदे से। 6, रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर। द गवर्नमेंट मे रिमूव फ्रॉम ऑफिस द चेयरपर्सन और मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर इफ ही हैज, हाँ अब वो कंडीशन बताएगा कि उसको किस कंडीशन के तहत जो है ना वो उसको रिमूव किया जा सकता है। हैज बीन एडजस्ड एंड एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट और हैज बीन कन्विक्टेड of an offense which involves moral turpitude, has become physically or mentally incapable of acting as the chairperson or the member, ठीक है, has abused his opposition and rendered his continuance in the office prejudicial to public interest। ठीक है जी, ये सारी चीजें क्या है जी, कह रहे अगर वो मेंटली जो है वो इस काबिल नहीं है या उसका कोई ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है ड्यूरिंग ड्यूटी या ओवरऑल जो है उसकी जो सलाहियत है जी उसके ऊपर सवाल आ गया जी, ये बंदा ठीक से काम नहीं कर पा रहा तो उसको हटाया जा सकता है। दूसरा, उसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह लग गए हैं, कोई करप्शन के लग गए हैं, कुछ इस तरह के कोई लग गए हैं तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है जी। ठीक है। तीसरा क्या है जी, वो फिजिकली कैपेबल ही नहीं है कि वो इस ऑफिस को संभाल सके तो फिर भी उसको रिमूव किया जा सकता है जी। या वो किसी जुडिशियल इंक्वायरी में पड़ जाता है और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है और वो अपने काम को पूरे तरीके से नहीं कर पाता तो उस बिना के ऊपर भी उसको रिमूव किया जा सकता है जी।
हाँ, एक चीज़ है जी, उसको रिमूव करने से पहले आप लोगों ने जो लॉ में लिखा हुआ है, जो एक्ट में लिखा हुआ है कि उसको फुल जो है वो चांस देना है कि वो अपने आप को डिफेंड कर ले। यहाँ पे क्या लिखा है, दी चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट आफ्टर अफोर्डिंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। ठीक है, उसको कंप्लीट आज़ादी, कंप्लीट जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, कि जो भी उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं वो उसको डिफेंड कर सके। अगर वो डिफेंड नहीं कर पाता, अपने बयान जो है वो अपना जो मौक़िफ़ है उसको नहीं मनवा पाता, उसके ऊपर चीज़ें साबित हो जाती है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन उसको फुल हक दिया जाता है कि हाँ जी, आप भी अपने लिए जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं इसके ऊपर अगर आप कुछ है बताना चाहते हैं तो बताएं जी कोर्ट में।